नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको बताएंगे आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा बाजार में, अहम खबरें और नतीजे कौन कौन से आए हैं, और इसी के साथ ही साथ मार्केट एक्सपर्ट्स के और जो भी मैनेजमेंट हमारे दिन भर आज हमारे साथ जुड़े उनके भी व्यूज आपको सुनवाएंगे। मार्केट पर नजर डालें तो आज लगातार दूसरे दिन हमने देखा तेजी देखने को मिली। अगस्त सीरीज में शानदार मोमेंटम बना हुआ है और 17,340 के आसपास की क्लोजिंग आज दिखी निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 400 अंकों से ज्यादा की तेजी आज देखने को मिली है। और कैसा रहा दिन भर का कारोबार ये भी समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल, काफ़ी मजबूत रहा आज दिन भर कारोबार और कह सकते हैं कि बहुत अच्छी शुरुआत, और ये शुरुआत जो है बिल्कुल कायम रही। 17,300 के पार दिग्गजों का ये मानना है कि 17,500 के लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल खुलते हुए नजर आएंगे। आने वाले दिनों में ये मजबूती देखने को मिलेगी निफ्टी में। वहीं बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें, करीब 400 अंकों के ऊपर की तेजी के साथ क्लोजिंग हमने देखी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझेंगे, ऑटोमोबाइल स्पेस से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़ों से पहले ही ऑटो में हमने मूवमेंट देखा और नंबर्स भी ऑन पॉजिटिव साइड आते हुए दिखे ऑटो सेल्स के जुलाई के, और इसी का एक इम्पैक्ट था जो कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी 3-3.5% तक की तेजी के साथ हमने यहाँ पर इंडेक्स में ट्रेड देखा और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी काफी हद तक नजर आए। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नतीजे काफी मजबूत रहे। बड़ी दिग्गज बैंकों के बाद छोटी मझौली बैंक्स के नंबर्स भी काफी पॉजिटिव आ रहे हैं और इसी के चलते बैंकिंग स्पेस भी लगातार फोकस में रहा। करीब 11 से 12% की तेजी के साथ हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मजबूती पर ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। नजारा टेक्नोलॉजीज फोकस में था। एक तो अच्छे नंबर्स और पिछले 4 तिमाहियों में कंपनी ने 7 अधिग्रहण किए, तो फंडामेंटली काफी मजबूत न्यूज फ्लोज आते हुए दिखे। और टेक्निकली अगर देखें, चार्ट्स करीब अपर सर्किट के साथ 20% के अप मूव्स के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। वहीं पेपर स्टॉक्स में अच्छी मजबूती थी। प्राइस हाई की खबर आती हुई देखी। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बाद पेपर एक बड़ा बेनिफिशियरी नजर आ रहा है और लगातार पेपर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव साइड, जिसके चलते स्टार पेपर, वेस्ट कोस्ट, जेके पेपर जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देखने को मिली। हैवी वेट्स काउंटर्स की अगर बात करें, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स ने दिन भर बाजार को संभालने का काम किया। वहीं कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स भी थे जहां पर मजबूती कायम रही। हालांकि फार्मा एकमात्र सेक्टर था जो आज की तेजी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, और सिप्ला को अगर छोड़ दे क्योंकि ब्रोकरेज अपडेट्स वहां पर अपग्रेड होते हुए दिखे और इसी के चलते सिप्ला में मूवमेंट थी, लेकिन उसके अलावा फार्मा स्पेस में लगातार हमने कमजोरी देखी। सन फार्मा जैसे काउंटर्स में गिरावट थी। एचयूएल, टीसीएस जैसे काउंटर्स भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। आईडीएफसी फर्स्ट मिड कैप में सबसे आगे रहा। इसके पीछे पॉलिसी बाजार, प्रेस्टीज एस्टेट, मनप्पुरम फाइनेंस, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स भी शामिल रहे जहां पर एक्शन भरपूर था। और सेक्टर स्पेसिफिक सिर्फ फार्मा को छोड़ दें, इसके अलावा चाहे आईटी हो, ऑटो हो, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, हर तरफ हरियाली हरियाली। मजबूत ट्रेडिंग सेशन और क्लोजिंग भी काफी मजबूत हुई। बिल्कुल, तो मजबूत क्लोजिंग देखने को मिली। दिन भर आज तेजी बनी रही और आज की क्लोजिंग भी कुछ इसी तरह से देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब नजर डालते हैं नतीजों पर। और अब यूपीएल ने भी जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। आज कुछ अहम निफ्टी कंपनियों पर भी नजर थी हमारी। यूपीएल के नतीजे कैसे रहे सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं नतीजों का एनालिसिस लेकर। शरद बताइए यूपीएल के नंबर्स कैसे रहे आज? जी हाँ, फोकस में रहने वाले भारत के सबसे बड़ी इंडियन एग्रो केमिकल कंपनी यूपीएल, अगर नतीजों की बात करें तो शानदार पहले तिमाही के नतीजे देखने को मिले हैं। ओवरऑल नंबर्स देखें तो सब पैरामीटर्स को बीट किया गया है। मार्जिन्स हालांकि इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू में भी लगभग 27% का ग्रोथ देखा गया है। और अगर गाइडेंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वित्त साल 2023 के लिए गाइडेंस बढ़ाया गया है। रेवेन्यू का गाइडेंस 12 से 15% का हो गया है। इसका पहले अर्लियर एस्टिमेट था 10% का। एबिडा की ग्रोथ का भी जो एस्टिमेट है लगभग 15 से 18% गाइडेंस कर दिया गया है। पहले इसका जो था लगभग 12 से लेकर 15% का ग्रोथ का गाइडेंस देखने मिला था। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू में 3 फैक्टर्स हैं, उनमें बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहला बात है कि प्रोडक्ट रियलाइजेशन में बढ़ोतरी हुई है, फेवरेबल एक्सचेंज रेट रही है, और लास्टली हायर वॉल्यूम्स के कारण जो है आय में जो है बहुत अच्छी उछाल देखने मिली है। एबिडा ग्रोथ में जो इम्प्रूवमेंट आई है क्योंकि रियलाइजेशंस में बेटरमेंट हुई है, और आखिर में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके कारण जो है मार्जिन्स जो है इम्प्रूव किए हैं। अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो लैटाम जो है लैटिन अमेरिका, यहाँ पे लगभग 38% का रेवेन्यू ग्रोथ किया और इसका अनुमान लगभग 20% का था, तो ज़रूर इस पर फोकस रखिएगा। यूरोप में हालांकि म्यूटेड ग्रोथ आई है और भारत में 8% का ग्रोथ जो है दर्ज किया गया है। अब मैनेजमेंट कमेंट्री भी बहुत बुलिश रही है और आगे जाते हुए डिमांड
और पार्टनरशिप स्पेशली ब्राज़ील में वो जो है कंपनी के लिए अच्छे ऑगर करती है। बिल्कुल, तो ये रहे यूपीएल के नतीजे जो कि शरद अभी आपको बता रहे थे, लेकिन इसके अलावा आईटीसी के भी नतीजे आने वाले हैं। यूपीएल, दो निफ्टी कंपनियों के नतीजों पर आज नजर थी। यूपीएल के आ चुके हैं, आईटीसी के आने वाले हैं, और नतीजे कैसे रह सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विनी, बताइए आईटीसी के नतीजों से क्या अनुमान है? आईटीसी अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है। वहाँ पे देखा जाए तो जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 23% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मेनली लेड बाय 21% वॉल्यूम ग्रोथ जो सिगरेट बिजनेस में होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे रिकवरी देखी है, रीओपनिंग ट्रेड देखा, मोबिलिटी वापस आ रही है, तो उसकी वजह से सिगरेट वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है 21% की ग्रोथ ना। उसके अलावा इबिटा मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर भी एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, 110 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन 33.8% पे एक्सपेक्टेड है इबिटा मार्जिन। मेनली यहाँ पे क्यों सपोर्ट हो रहा है इबिटा मार्जिन्स को की है, सेल्स मिक्स जो है वो इम्प्रूव हो चुका है, सिगरेट मिक्स जो है सिगरेट सेल्स इम्प्रूव हो चुके हैं, उसकी वजह से इबिटा मार्जिन भी सपोर्ट हो रही है। और बॉटम लाइन और प्रॉफिट की बात करें, वहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 32% की ग्रोथ। उसके अलावा दूसरे बिजनेस की बात करें, होटल पेपर बिजनेस में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि रीओपनिंग ट्रेड है और फेवरेबल बेस भी है इन दोनों सेगमेंट्स के लिए। उसके अलावा एफएमसीजी बिजनेस में एक्सपेक्टेड है हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ, और मार्जिन एक्सपेक्टेड है कि मे बी थोड़ा डिक्लाइन होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एफएमसीजी इबिट मार्जिन जो है वहाँ पे, क्योंकि हायर कॉस्ट थे, इन्फ्लेशन कॉस्ट थे जो इम्पैक्ट करेंगे एफएमसीजी बिजनेस को। एग्री बिजनेस एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे हेल्दी ग्रोथ ही रहेगी, क्योंकि बेटर एक्सपर्ट अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी को मिली है, तो उसकी वजह से ऑल इन ऑल टॉप लाइन हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ बेटर सेल्स मिक्स। और ओवरऑल फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर है कि आउटलुक क्या है कंपनी का एग्री बिजनेस में, पैकेजिंग बिजनेस, पेपर बिजनेस में, होटल रेवेन्यूज़ कैसे शेपअप हो रहे हैं, क्योंकि रीओपनिंग ट्रेंड चल रहा है, तो उसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आईटीसी की भी नंबर्स आने वाले हैं, वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रहती है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एस्ट्रल के सीएफओ से हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं उनका क्या कहना है। हम हैं यहाँ पे अहमदाबाद में, एस्ट्रल का बाथवेयर का पहला जो डिस्प्ले सेंटर है वो लॉन्च हुआ है, और इस पर बात करने के लिए हमारे पास कंपनी के सीएफओ हैं मिस्टर हीरानंद सावलानी। सावलानी जी, आपका शो में स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, ये जो लॉन्च है इसके पीछे मंशा क्या थी? मंशा तो बहुत क्लियर है कि हमारी ब्रांड पैन इंडिया ब्रांड बन चुकी है, एंड वी हैव गॉट मेनी अवार्ड फॉर द बेस्ट ब्रांड। सो हमारी कंपनी की 2-3 फिलोसॉफी है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग नया वर्टिकल सिलेक्ट करते हैं। द फर्स्ट फिलोसॉफी इज दैट कि हमारी ब्रांड एस्ट्रल लिवरेज होनी चाहिए। सेकेंडली, हमारा नेटवर्क लिवरेज होना चाहिए। आज की तारीख में हमारे पास पाइप्स के कैटेगरी के अंदर 40,000 डीलर्स का नेटवर्क है। आउट ऑफ दैट क्लोज टू अबाउट 70%, तो करीबन 28,000 डीलर्स आर ऑलरेडी सेलिंग दिस प्रोडक्ट। सो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट वी कैन लिवरेज अवर नेटवर्क। थर्ड थिंग इज दैट कि हम कोई भी बिजनेस के अंदर आते हैं तो उसके अंदर हमको मिनिमम 15% आरओसी चाहिए। अगर वो 15% आरओसी का बिजनेस नहीं है तो हम नॉर्मली उस कैटेगरी के अंदर एंट्री लेते नहीं है। और फोर्थ क्राइटेरिया ये है कि कोई भी बिजनेस या वर्टिकल में हम एंट्री लेते हैं तो आफ्टर ए 3 ईयर वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। उसके ग्रोथ के लिए पेरेंट कंपनी पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। तो ये हमारे ब्रॉडर क्राइटेरिया है कोई भी वर्टिकल को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये जो बाथवेयर का जो बिजनेस था, हमने आफ्टर स्टडिंग टू मच हमने रियलाइज किया कि ये परफेक्टली ऑल 4 कैटेगरी जो कंपनी ने डिफाइन की है कि जो विद इन दैट वो फिट हो रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई हमको इस बिजनेस के अंदर आना चाहिए। राइट, आपने जो पहला ये डिस्प्ले सेंटर अब खोल दिया है, इसके बाद आगे भी इस खासकर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो और भी ओपनिंग्स एक्सपेक्टेड है या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि शुरू में हम लोग मेट्रोस के अंदर ये स्टोर्स खोलेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर सपोर्टिंग अस, क्योंकि काफ़ी डीलरों ने और डिस्ट्रीब्यूटर ने हमको कमिटमेंट दिया है कि हम भी ऐसे स्टोर खोलेंगे हमारी सिटीज़ के अंदर, और काफ़ी लोगों ने तो एग्रीमेंट तक साइन कर लिया है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि हाउ दे आर गिविंग द स्पेस टू अस, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल प्रोडक्ट्स आर एस्थेटिक वैल्यू प्रोडक्ट, तो उसके अंदर डिस्प्ले सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सब डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप हमको स्पेस दीजिए, तो उससे आपका भी बिजनेस ग्रो करेगा और ब्रांड विजिबिलिटी भी होगी। तो हमने वो क्राइटेरिया रखे हुए हैं, तो उसके बेस पे काफ़ी डीलर डिस्ट्रीब्यूटरों ने कमिटमेंट दिया है कि हम आपको स्पेस दे रहे हैं, तो वो भी हमारी ब्रांडिंग करें। तो आई थिंक काफ़ी नंबर ऑफ स्टोर में तो
हंड्रेड्स में चले जाएंगे, बट कंपनी की तरफ से यस हमारे मेट्रोस तक तो शुरू में तो फोकस करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे कि ए सिटी बी सिटी कहाँ तक हमको जाना है। आपने जो अनाउंसमेंट किया था अक्टूबर 2021 में किया था और अब जाके जो पहला डिस्प्ले सेंटर आपने लॉन्च किया है, ये 7-8 महीने में आपका क्या असेसमेंट रहा है इस सेक्टर में डिमांड का, और यहाँ पर आप कैसे केटर करने वाले हैं? डिमांड तो देखिए अक्रॉस द बोर्ड अच्छी चल रही है। अगर आप और भी लिस्टेड कंपनियों के नंबर देखोगे इस सेक्टर के अंदर तो दे अच्छे नंबर डिलीवर कर रहे हैं। तो डिमांड साइड तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चैलेंज है, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज के अंदर डिमांड खाली नए कंस्ट्रक्शन से नहीं आती है, रिप्लेसमेंट मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है इस कैटेगरी के अंदर। तो उसकी वजह से डिमांड तो कंटिन्यूस मेंटेन हो ही जाएगी और सब लोग अच्छा कर रहे हैं, नॉट ओनली ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू पर, अगर आप मार्जिन भी उनके देखोगे तो सब लोग अच्छे मार्जिन भी डिलीवर कर रहे हैं। तो हमारा तो आउटलुक इस इंडस्ट्री को लेके, इस प्रोडक्ट को लेके बहुत हाई है कि आगे जाके एस्ट्रल भी इस कैटेगरी के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आपको लगता है कि ये सेगमेंट आपकी कंपनी का ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है? क्या, व्हाई नॉट, क्योंकि एस्ट्रल ऑलरेडी ब्रांड है, तो हमको इस प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर कंज्यूमर, हर हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, हर प्लम्बर इस प्रोडक्ट को, एस्ट्रल ब्रांड को जानता है। तो इसलिए हमारे लिए कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमको कुछ ज्यादा कुछ स्पेंड भी करने की जरूरत है, क्योंकि ब्रांड एस्ट्रल इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन द कंट्री, तो हमको कॉन्फिडेंस है उस पर। जो आपका असेसमेंट है उसमें कंपनी के ब्रेक इवन कब तक होने की संभावना है? तो देखो, हमारा फर्स्ट ईयर में तो ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है कि हमको ब्रेक इवन पे पहुंचना है। हमारी प्रायोरिटी है कि पहले मार्केट तक पहुंचना है, कैसे करके हम पैन इंडिया प्लेयर बन सके, कैसे करके हमारे डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर मैक्सिमम हमको स्पेस दे जिससे हमारी ब्रांड की विजिबिलिटी आए। नंबर तो अपने आप आएंगे, बट ऐसा टारगेट है कि करीबन 18 मंथ्स तक हम लोग ब्रेक इवन तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन है। आप देखोगे तो कॉस्टली प्रोडक्ट्स होती है, तो बिकॉज ऑफ दैट वैल्यू एडिशन की वजह से, और मार्जिन भी इंडस्ट्री के अगर एवरेज मार्जिन भी अगर देख लो तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरे ख्याल से 18 मंथ तक तो हम लोग ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे, शायद अर्ली भी पहुंच सकते हैं अगर मार्केट ने अच्छा सपोर्ट दिया तो। जो आपने 100 के लगभग जो स्टोर्स की बात की, वो उनका कॉस्टिंग स्ट्रक्चर कैसा है? आप उनकी फंडिंग के कैसे विचार है? क्या ये पूरी की तरह रेंटेड स्पेस ही होगा? नहीं, हमारे तो इतने नहीं रहेंगे, हमारे तो खाली मेट्रो तक ही सीमित रहेंगे। तो कंपनी की तरफ से तो इतने ज्यादा नहीं रहेंगे, 5-7 स्टोर रहेंगे। बट जो मैं 100-150 की बात कर रहा था वो डीलरों की तरफ से कर रहा कि वो लोग करने वाले हैं, उसमें हमारा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है, वो उनकी तरफ से है। तो मेरे ख्याल से इतना कोई कॉस्ट बढ़ने वाला नहीं है। और हम तो जो भी 5-6 जो भी करेंगे मेट्रोस में, वो सब रेंटेड प्रीमाइसिस होगी, तो उसके अंदर खाली जो आप देख रहे हैं ये इंटीरियर का और ये प्रोडक्ट जो डिस्प्ले कर रहे इतना ही कॉस्ट है, वो कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। जो आपकी रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है वो क्या है इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें? आपने वैसे तो 18 महीने का टारगेट दिया है कि ब्रेक इवन करेंगे, लेकिन अगर ये कुछ आपने आंकड़ा लगाया हो कि इस साल इस सेगमेंट से लगभग इतनी कमाई होने वाली है? देखो, ऐसा कोई माइंडसेट नहीं बना है, मैंने बताया ना, नंबर हमको पता है अपने आप आएंगे, क्योंकि हमारे पास ब्रांड एस्ट्रल है। तो वो ब्रांड की इतनी स्ट्रेंथ है इंडिया के अंदर कि जो अपने आप नंबर खींच के लाएगी। हमारा फर्स्ट फोकस है कि हम अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट मार्केट को दे, मार्केट शुड लाइक अवर प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये सब जो प्रोडक्ट है वो एस्थेटिक वैल्यू प्रोडक्ट है। कंज्यूमर को उसका लुक पसंद आना चाहिए। अगर कस्टमर को एक बार ये प्रोडक्ट पसंद आ गई ना तो नंबर तो अपने आप आएंगे। तो अभी हम लोग नंबर पे फोकस नहीं कर रहे, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट दे रहे। जैसे आपने बताया कि हमने अनाउंसमेंट अक्टूबर में किया था, लेकिन अभी तक हमने लॉन्च नहीं किया, मार्केट को अभी तक एक भी पीस सेल नहीं किया है, जो हम मंडे से शुरू करने जा रहे हैं। तो उसका पीछे रीजन ये था कि हम लोग काफी टाइम बिता रहे थे डिजाइनिंग पार्ट पे, क्योंकि फॉसेक और इन सब के अंदर है डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग काफी, हमारी टीम ने मेहनत की है और कंप्लीटली फ्रेश लुक लेके आए। आप देखोगे तो ये सब प्रोडक्ट है, उसके अंदर हमने कहीं भी किसी भी ब्रांड की कॉपी करने की कोशिश नहीं की है। हम हमेशा चाहते हैं, एस्ट्रल इज नोन फॉर द इनोवेशन। अगर आप हमारी हिस्ट्री देखोगे तो पाइप के अंदर भी हमने 6-7 डिफरेंट कैटेगरी की पाइप है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च की है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो हमने बहुत सारी डिजाइन नई फ्रेश लुक लेके आए हैं, और हमको कॉन्फिडेंस है कि कस्टमर को हमेशा फ्रेश लुक पसंद आता है। अगर प्राइसिंग की बात करें, वो एक इम्पॉर्टेंट रहता है हमेशा, कोई भी सेगमेंट हो, खासकर इस सेगमेंट में भी। वहां पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? आप किस तरीके के कस्टमर्स को केटर करना चाहते हैं?
तो आई थिंक प्राइसिंग तो अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री में जो भी अच्छी ब्रांडों के प्राइसिंग है हम उसके नज़दीक ही होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत महंगी प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं बिकॉज हमारे पास ब्रांड है। तो हम प्राइसिंग भी इतनी अट्रैक्टिव देना चाहते हैं कंज्यूमर को कि कंज्यूमर को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम महंगे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव कंट्री। अगर प्राइस सेंसिटिव कंट्री के अंदर आपने बहुत महंगी प्रोडक्ट बना दी तो फिर वो बुटीक बन जाएगा, फिर उसमें आप कोई वॉल्यूम नहीं ग्रो कर सकते। तो वी अंडरस्टैंड द मार्केट, क्योंकि हम इतने सालों से डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर का माइंडसेट जानते हैं, तो उसको ध्यान में रखते ही हमने प्राइसिंग सेट की हुई है। एंड हमको कॉन्फिडेंस है कि हमारी प्रोडक्ट इतनी कोई महंगी नहीं लगने वाली है मार्केट में। तो इंडस्ट्री में जो अच्छी ब्रांडों का जो प्राइसिंग है उसके नजदीक ही रहेगी। ये जो पूरा सेगमेंट है ये लगभग कितना होगा, अगर आप आंकड़ा बता सकें? और दूसरा, अगर मैं ये पूछूं कि आप इस सेगमेंट में 18 महीने या 2 साल या 5 साल में कितने % मार्केट शेयर तक लगभग पहुंचने की महत्वाकांक्षा रखते हैं? सो लाइक मैंने बताया कि ये इंडस्ट्री है ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्लोज टू अबाउट 15,000 करोड़ की बड़ी है और वो ग्रो कर रही है। अभी आप देखोगे तो इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफी स्लो चल रही थी बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि इंडिया के अंदर जो रेडी यूनिट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडी घर जो बने हुए हैं, वो सब की इन्वेंट्री काफी सालों के नीचे लेवल तक पहुंच गई है। तो उससे क्या होगा कि देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फास्ट होगी, क्योंकि अगर रेडी यूनिट अवेलेबल नहीं होगा और कस्टमर को चाहिए तो नेचुरली आपको नया कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप देखिए कि सिटी लाइक बॉम्बे, उसके अंदर भी आप देखोगे अगर आपको 4 BHK का रेडी घर चाहिए तो डिफिकल्ट है मिलना, क्योंकि इन्वेंट्री सब खत्म हो चुकी है। एवरीवन टू अपग्रेड देयर होम बिकॉज वी नो दैट समबडी वाइफ इज वर्किंग फ्रॉम होम, हस्बैंड इज वर्किंग फ्रॉम होम, किड्स आर स्टडिंग फ्रॉम होम, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए हर एक को। तो उसकी वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि नया कंस्ट्रक्शन पिकअप करेगा तो वहां से अच्छी डिमांड आ सकती है। और दूसरा रिप्लेसमेंट इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि आप देखोगे कि कोई भी होगा इंसान, उसको अगर उसका अपग्रेडेशन होता है, उसका इनकम लेवल बढ़ता है, तो वो इमीडिएटली कोई घर नहीं बदलता है, वो हमेशा चाहता है कि मेरा बाथरूम अच्छा होना चाहिए। और दूसरी चीज, बाथरूम के अंदर आप देख रहे हो कि कितनी चॉइस अवेलेबल है। आज से शायद 20 साल पहले इतनी चॉइस अवेलेबल नहीं थी। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो लोग उसको चेंज करते हैं। हर 4 साल पे, हर 5 साल पे लोग एटलीस्ट कुछ नहीं भी करेंगे तो बाथरूम को तो रिनोवेट करते ही है। तो उसकी वजह से है ना, रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत बड़ा एलिमेंट है इस इंडस्ट्रीज के अंदर, और उसकी वजह से हमको लग रहा है कि हमारा जल्दी मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ही प्लम्बर ये चीज लगा रहे हैं। और आज की तारीख में आप देखिए इंडिया के अंदर एस्ट्रल के लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर करीबन 1,60,000 प्लम्बर रजिस्टर्ड है और अभी रोज एड होते जा रहे हैं। तो ये सब चीजें विद द टाइम बढ़ती जाएगी, और प्लम्बर को एक ही जगह से अगर उनको पाइप और दूसरी चीजें, टैंक और ये सब मिल रही है और यही चीजें वहीं से मिलेगी, तो आई थिंक प्लम्बर विल लव टू बाय एस्ट्रल प्रोडक्ट। और हमको कॉन्फिडेंस है कि प्लम्बरों को भी पसंद आएगी, डीलरों को भी ये प्रोडक्ट पसंद आएगी, एंड एंड यूजर को भी ये प्रोडक्ट पसंद आएगी। चलिए, हम बिजनेस चैनल है इसलिए मुझे तो नंबर्स में बात करना पड़ेगा। डबल डिजिट मार्केट शेयर कब तक उम्मीद कर रहे हैं? नहीं है, देखो अगेन मैं बता रहा हूं कि मेरे नंबर्स ड्यू है अभी क्वार्टरली, तो मैं इसके ऊपर नंबर के ऊपर चाहता हूं कि आप मेरे को माफी दीजिए अभी ये स्टेज पे। बट यू नो आवर कंपनी इज अ वेरी वोकल कंपनी एंड वी आर वेरी क्लोज टू आवर इन्वेस्टर कम्युनिटी। तो हम खुद भी चाहेंगे कि हमारे इन्वेस्टर शुड बी अपडेटेड। तो उसकी वजह से हम विद द टाइम, एक बार हमारा लॉन्च हो जाने दीजिए, एक बार मार्केट का रिस्पॉन्स आना शुरू, तो आई थिंक 1-2 क्वार्टर के अंदर हमको मार्केट का थोड़ा ज्ञान आना शुरू हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में हमारी प्रोडक्ट जा रही है। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग नंबर भी देंगे। ऐसा नहीं है कि वी वांट टू शाय अवे विद द नंबर, बट एटलीस्ट एट दिस स्टेज मेरे ख्याल से हम नंबर की बात नहीं करें। ये टाइम नंबर का नहीं है, ये टाइम है मार्केट में एंट्री लेने का। चलिए, आपने नंबर्स की बात की, मैं उसको वहीं छोड़ता हूं, लेकिन एक रॉ मटेरियल प्राइसिंग की बात जरूर करना चाहूंगा। वहां पर कुछ प्राइसेस हैं जो कम हुए हैं, तो उसका बेनिफिट क्या कस्टमर्स तक पहुंचेगा आपकी कंपनी की तरफ से? यार डेफिनेटली, बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि हम प्राइसिंग अट्रैक्टिव रखना चाहते हैं। तो जैसे जैसे रॉ मटेरियल के अंदर इंप्रूवमेंट आता जा रहा है, तो ऐसे ऐसे हम लोग वो चीज कस्टमर को भी पास ऑन करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर मार्केट के अंदर मार्केट शेयर गेन करना है तो आपको प्राइसिंग रिजनेबल रखनी है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि हम सस्ता बेचेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे एस्ट्रल इज अ ब्रांड, तो ब्रांड कभी भी सस्ता नहीं बिकता है। तो प्राइसिंग तो रहेगा ही, बट एट द सेम टाइम हम एबनॉर्मल मार्जिन पे भी काम नहीं करना चाहते। तो वी वांट टू वर्क ऑन अ डिसेंट इंडस्ट्री एवरेज मार्जिन।
तो उसकी वजह से अगर ये रॉ मटेरियल के जो ट्रेंड अभी रिडक्शन का शुरू हुआ है, आप देखोगे तो हर प्रोडक्ट के कमोडिटी के प्राइस गिरना शुरू हो चुके हैं। तो उस केस के अंदर हम लोगों को भी देखना पड़ेगा कि इसमें से कंज्यूमर को पास ऑन करें। हालांकि इस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा लेग के साथ पास थ्रू होता है, बट अल्टीमेटली पास थ्रू होना ही पड़ेगा, तो ही राइट प्राइसिंग आएगी मार्केट के अंदर। तो हम देखेंगे किस तरह से ड्रॉप हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट हम पास थ्रू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और लॉन्च के लिए ऑल द बेस्ट। आपसे बात करके अच्छा लगा, काफी शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।